नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को 2025 से 26 में 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे। पहला सिलेंडर अक्टूबर-दिसंबर 2025 और दूसरा जनवरी-मार्च 2026 में मिलेगा। आधार लिंक खाते वाले ही पात्र होंगे और सब्सिडी सीधे खाते में आएगी। यह योजना डीबीसी कनेक्शन पर लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने सहारा इंडिया के निवेशकों को उनका पैसा वापस देने का निर्णय लिया। जुलाई 2023 में इस प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। अब तक हजारों निवेशक अपनी रकम का कुछ हिस्सा प्राप्त कर चुके हैं और आने वाले समय में बाकी निवेशकों को भी पैसे मिलने की उम्मीद है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कर्मचारियों को सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है, जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध। झारखंड विधानसभा में विधेयक पारित होने के 1 साल बाद भी नियमावली का गठन नहीं हो पाया है। नियमावली के अभाव में विधानसभा के कई महत्वपूर्ण कार्य बाधित हो रहे हैं, जिससे विकास कार्यों पर असर पड़ रहा है। इस देरी के कारण संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक होगी। शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्तावों पर स्वीकृति की संभावना है। पेसा नियमावली पर अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि कुछ विभागों से एनओसी मिलना बाकी है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 को भी मंजूरी मिल सकती है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने सामाजिक समीकरणों को साधने की तैयारी की है। ओबीसी और आदिवासी मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए पार्टी सहयोगी दलों के साथ मिलकर वोटों के बिखराव को रोकने का प्रयास कर रही है। भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाकर और आदिवासी समाज पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाकर चुनाव लड़ेगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि दिवाली से पहले राज्य के 9 लाख गरीब परिवारों को धोती, साड़ी, लुंगी और दिशोम गुरु की तस्वीर मिलेगी। उन्होंने चीनी और दाल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने केंद्र सरकार पर दाल आपूर्ति में देरी का आरोप लगाया और कहा कि राज्य सरकार गरीबों को राहत देने के लिए प्रयासरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सेना भूमि घोटाला मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को जमानत दे दी है। 22 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। उन पर जमीन रिकॉर्ड में धोखाधड़ी का आरोप है। अदालत ने ट्रायल की धीमी गति और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना न होने पर जमानत दी, लेकिन झारखंड से बाहर जाने के लिए कोर्ट की अनुमति जरूरी होगी। रांची डिवीजन में रेल विकास कार्य के कारण टाटा हटिया एक्सप्रेस और मेमू समेत 20 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 5 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द करने का निर्णय लिया गया है। यह बदलाव 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन परिवर्तनों को ध्यान में रखें। भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड धारकों के लिए विशेष घोषणा की है। अब सभी पात्र श्रमिकों को दीपावली से पहले मासिक पेंशन के रूप में 3,000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में मिलेंगे। यह योजना खासतौर पर उन मजदूरों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि क्षेत्र के लिए 35,440 करोड़ रुपए की 2 बड़ी योजनाएं शुरू करेंगे, जिनमें पीएम धन धान्य कृषि योजना शामिल है। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना है। इसके अतिरिक्त वे 11,440 करोड़ रुपए के व्यय के साथ दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू करेंगे, जिसका लक्ष्य दालों की उत्पादकता में सुधार करना है। भारतीय रेलवे ने देश भर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। रेलवे अब सीनियर सिटीजन यात्रियों को ट्रेन टिकट पर 50% तक की छूट प्रदान करने जा रहा है। इस कदम का उद्देश्य बुजुर्गों की रेल यात्रा को न केवल किफायती बनाना है, बल्कि उन्हें अधिक आरामदायक और सुरक्षित यात्रा अनुभव भी देना है। नई योजना के तहत रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रेन के अंदर तक वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना
2.0 देश के उन सभी गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए शुरू की गई है जो अब तक अपना खुद का पक्का घर नहीं बना पाए हैं। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 1,20,000 रुपये से लेकर 1,30,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे आसानी से अपने सपनों का घर बना सकें। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने पर कांग्रेस ने राहुल गांधी से उनकी तुलना की है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी भी देश में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को 99 बार चुनाव हारने के लिए नोबेल मिलना चाहिए। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि उनका न तो पहले चुनाव लड़ने का इरादा था और न ही अब है। उन्होंने अपने प्रशंसकों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की और कहा कि वे हमेशा उनके साथ हैं। पवन सिंह ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी। IIT ISM का वार्षिक टेक्नो मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन फेस्ट कॉन्सेटो 2025 शुक्रवार की शाम पेनमैन ऑडिटोरियम में शुरू हो गया हुआ। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि पदर्थी बालकृष्ण, डायरेक्टर मैकेनिकल, DGMS धनबाद ने किया। उन्होंने कहा कि IIT ISM के छात्र अपने तकनीकी ज्ञान का उपयोग समाज व उद्योग की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप करें। युवा अपने विचारों के माध्यम से देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं। यह आयोजन रविवार 12 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें तकनीक, नवाचार व प्रबंधन से जुड़ी अनेक गतिविधियां छात्रों की प्रतिभा को निखारेंगी। झारखंड की बाजार समितियों को सुदृढ़ करने और किसानों के उत्पाद को बाजार तक लाने की दिशा में कृषि विभाग पहल करेगा। राज्य भर की बाजार समितियों के संचालन के लिए SOP बनेगा। किसानों के उत्पाद का सही दाम दिलाना और बिचौलियों से मुक्ति विभाग की प्राथमिकता है। उक्त बातें कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कही। उन्होंने राज्य की 28 बाजार समितियों के साथ बैठक की। नेपाल हाउस में हुई बैठक में बाजार समिति के सचिव, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े व्यापारी एवं पदाधिकारी व प्रगतिशील किसान के साथ विभागीय अधिकारी मौजूद थे। झारखंड से अगले 3 से 4 दिन में मानसून की वापसी होने की पूरी संभावना है। आज से यानी शनिवार को बारिश से लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के रांची स्थित मौसम केंद्र ने अपने मौसम पूर्वानुमान में कहा है कि शनिवार को झारखंड में आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन मौसम शुष्क रहेगा। 14 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने का ही अनुमान है। रांची के वीर बुधु भगत एक्वाटिक स्टेडियम में 9 व 10 अक्टूबर को आयोजित द्वितीय झारखंड स्टेट इंटर स्कूल स्विमिंग चैंपियनशिप में क्रेडो वर्ल्ड स्कूल धनबाद के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अंडर 17 बॉयज में कक्षा 11 के अविअक्षज प्रेमित ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक व 50 मीटर बटरफ्लाई में कांस्य पदक जीता। नवम के आख्यान वर्मा ने अंडर 17 में 100 मीटर बैकस्ट्रोक में रजत पदक व 50 मीटर बैकस्ट्रोक में स्वर्ण पदक, अंडर 17 गर्ल्स में 11वीं की दिया सेन ने 100 मीटर और 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में स्वर्ण पदक तथा 50 मीटर फ्री स्टाइल में रजत, अंडर 14 बालक में सप्तम के अंकित राज ने 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में स्वर्ण पदक और 50 मीटर बैकस्ट्रोक में कांस्य पदक जीता। IIT ISM के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ऑन थर्मोफ्लूइड इंजीनियरिंग संस्थान के गोल्डन जुबली लेक्चर थिएटर में शुक्रवार से शुरू हो गया। यह आयोजन संस्थान के 100वें वर्ष समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुख्य अतिथि प्रोफेसर PS ली, प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष, यांत्रिक अभियंत्रण विभाग, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर NUS ने उद्घाटन भाषण में सस्टेनेबल कूलिंग, ऊर्जा दक्षता और वेस्ट हीट रिकवरी के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला। देहरादून में आयोजित 50वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड अंडर 14 बालक टीम उपविजेता बनी। शुक्रवार को खेले गए बेहद रोमांचक फाइनल में उत्तर प्रदेश की टीम ने झारखंड को 60-98 अंक के से मात दी। झारखंड की अंडर 14 बालक टीम ने पूरी प्रतियोगिता में कोच आरिफ आफताब की निगारी में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल तक अजय रही। सेमीफाइनल में महाराष्ट्र को हराकर झारखंड की टीम फाइनल में पहुंची थी। वहीं झारखंड की टीम इस प्रतियोगिता में रिकॉर्ड कायम करते हुए मैच में छत्तीसगढ़ के खिलाफ 111 एक बास्केट भी किए। झारखंड के रितेश मुर्मू को बेस्ट 3 पॉइंटर शूटर का खिताब मिला। पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की टीम ने
शानदार प्रदर्शन करते हुए 5वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। शुक्रवार को नवल टाटा हॉकी एकेडमी के प्रांगण में खेले गए फाइनल मैच में पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की टीम ने कैग को 3-0 से हराया। दोनों टीमें पहले क्वार्टर में बराबरी पर रहीं, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुमित कुमार 22 इंच और सुदीप चिर्माको 28 इंच के फील्ड गोल की बदौलत पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने पहले हाफ की समाप्ति तक 2-0 की बढ़त बना ली। अंतिम क्वार्टर में यूसुफ अफ़ान 54 इंच ने फील्ड गोल दागते हुए पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने मुकाबले में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। बोकारो थर्मल की सुषमा कुमारी को झारखंड महिला कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने शुक्रवार को उनका मनोनयन किया। इस पर स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। इसमें प्रमोद सिंह, छेदी नोनिया, विल्सन फ्रांसिस, सूरज मित्तल, सरजू रजक, अनिल पासवान, बंटी सकूजा, उषा शर्मा, दीपमाला, काजल, रीना, अनिता आदि शामिल हैं। संताली आदिवासियों के महान धर्मस्थल गोमिया स्थित लुगुबुरु घांटाबाड़ी धोरोमगाढ़ में 3 से 5 नवंबर तक 25वां अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन का आयोजन होगा। 5 नवंबर को सोहराय कुनामी कार्तिक पूर्णिमा के दिन मुख्य कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर गुरुवार को ललपनिया स्थित श्यामली गेस्ट हाउस सभागार में डीसी अजय नाथ झा और एसपी हरविंदर सिंह ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों, आयोजन समिति और विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। डीसी ने महोत्सव की रूपरेखा, प्रबंधन और आयोजन से जुड़ी तैयारियों पर चर्चा करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एचसीएल की केंदाड़ीह खदान को चालू करने के लिए वन स्वीकृति के लिए सोमायडीह ग्राम सभा ने एचसीएल प्रबंधन को अनापत्ति प्रमाण पत्र सौंपा है। कुछ दिन पहले वन एवं पर्यावरण स्वीकृति के विषय पर ग्राम सभा की गई थी। सोमायडीह के ग्राम प्रधान सिलू टुडू के नेतृत्व में ग्रामीणों ने माइंस कार्यालय में पहुंचकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया। सोमायडीह ग्राम सभा से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद केंदाडीह माइंस के लिए आवश्यक वन अनुमति का रास्ता साफ होगा। इससे माइंस का संचालन फिर से शुरू होगा। चाईबासा जिला बार एसोसिएशन ने शुक्रवार को झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन सह वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल का बार भवन में अभिनंदन किया। श्री शुक्ल ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद और झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्य अनिल कुमार महतो के साथ प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर से भेंट कर अधिवक्ताओं की समस्याएं रखीं। समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को डीसी नीतीश कुमार सिंह ने कौशल विकास, आजीविका मिशन, रोजगार सृजन, नाबार्ड योजनाओं को लेकर बैठक की। बैठक में डीसी ने युवाओं को डिमांड के अनुरूप प्रशिक्षण देने व रोजगार से जोड़ने का निर्देश दिया। डीसी ने पलाश मार्ट को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संचालन का निर्देश दिया। डीसी ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त युवक युवतियों को चिह्नित किया जाए जो किसी कारणवश अब तक रोजगार से नहीं जुड़े हैं। उनकी अभिरुचि के अनुरूप क्षेत्र में रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ठोस एवं सकारात्मक पहल की जाए। टाटानगर स्टेशन के पुनर्विकास का काम शुरू हो गया है। पहले चरण में 283 करोड़ रुपए से नई बिल्डिंग बनेगी। स्टेशन पर 400 करोड़ की लागत से वंदे भारत कोचिंग डिपो भी बनेगा। यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी, जिसके लिए 16 लिफ्ट और 14 स्वचालित सीढ़ियां बनेंगी। सुरक्षा के लिए एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और 5 अतिरिक्त प्लेटफॉर्म भी बनाए जाएंगे। रांची में इस वर्ष काली पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। शहर की प्रमुख समितियां भव्य पंडाल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं। डोरंडा बाजार समिति 50 लाख की लागत से अमेरिकी विष्णु मंदिर की झलक वाला पंडाल बना रही है। न्यू एजी कोऑपरेटिव कॉलोनी और नव जागृति संघ भी भव्य आयोजन कर रहे हैं, जिसमें मां काली की प्रतिमा, मेला और भोग शामिल हैं। गुमला में कांग्रेस कमेटी की बैठक में अनुशासन पर जोर दिया गया। बंधु तिर्की ने पार्टी विरोधी गतिविधियों पर चेतावनी दी। 15 सदस्यीय एडवाइजरी कमेटी का गठन होगा जो जनता की समस्याओं का समाधान करेगी। सुखदेव भगत ने भाजपा पर अधिकारों से वंचित करने का आरोप लगाया और इसे पहचान की लड़ाई बताया। राजनील तिग्गा ने हस्ताक्षर अभियान को सफल बनाने पर जोर दिया।
पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से जुड़ गया है। इससे किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक और आधुनिक कृषि तकनीकों का लाभ मिलेगा। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय को दोगुना करना है। किसानों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी मिलेगा, जिससे वे बेहतर कृषि पद्धतियों को अपना सकेंगे और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। पूर्व विधायक कुणाल सारंगी जिनेवा में यूएन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वे मानवाधिकारों पर भारत का पक्ष रखेंगे और देश के दृष्टिकोण को स्पष्ट करेंगे। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जहां वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने देश की छवि को मजबूत करेंगे। घाटशिला में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रखंड सभागार में शनिवार को डीडीसी निरंजन कुमार की अध्यक्षता में अबुआ आवास योजना की समीक्षा की गई। बैठक में कुल 15 पंचायतों के पंचायत सचिव मौजूद रहे। डीडीसी ने सभी पंचायत सचिवों से आवास निर्माण में प्रगति रिपोर्ट मांगी। लंबित आवासों पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि जिन लाभुकों ने प्रथम किस्त की राशि प्राप्त कर अब तक आवास निर्माण प्रारंभ नहीं किया है, उन्हें नोटिस जारी किया जाए। यदि नोटिस के बाद भी वे कार्य आरंभ नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सीसीएल स्तरीय जोनल माइंस रेस्क्यू प्रतियोगिता 2025 से 26 में अपनी कार्यकुशलता, साहस एवं कठिन चुनौतियों के बीच उचित निर्णय लेने की त्वरित क्षमता साबित करते हुए एनके एरिया की रेस्क्यू टीम ने चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस सफलता पर क्षेत्र के कर्मियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए पूरी टीम को बधाई दी है। 3 दिवसीय 39वीं जोनल खान बचाव प्रतियोगिता का आयोजन रामगढ़ और रांची में किया गया। 13 टीमों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसमें रेस्क्यू रिले रेस एवं थ्योरी टेस्ट में भाग लिया। जमशेदपुर एफसी ने आगामी सीजन 2025 से 26 के लिए श्रीनिधि डेक्कन एफसी के विंगर रोसेनबर्ग गैब्रियल के साथ 2 वर्ष का करार किया है। इन 2 वर्षों के लिए रोसेनबर्ग को 20 लाख रुपए का मेहनताना दिया जाएगा। जेएफसी प्रबंधन ने इसकी आधिकारिक घोषणा शनिवार को की। 26 वर्षीय गैब्रियल के जेएफसी के साथ जुड़ने के बाद टीम प्रबंधन को विंग में अतिरिक्त आक्रामक विकल्प मिलेगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने जेई की प्रोन्नति के मामले में पथ निर्माण विभाग के सचिव को तलब किया है। यह फैसला प्रोन्नति प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों के बाद आया है। अदालत ने सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। यह कदम जेई की प्रोन्नति में निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। रांची के तीनों बस स्टैंडों का नवीनीकरण किया जाएगा, जिसके लिए सरकार 48.72 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय, शौचालय और पेयजल जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिल सके। सरकार का लक्ष्य है कि इन बस स्टैंडों के नवीनीकरण से रांची की परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा।